खतरनाक तत्व बना दिया उन्होंने बाढ़ पहले से और खतरनाक हो गए। तो भर्जने का ये नहीं हो मैंने कहा ये है इधर रन ऑफ रिवर भर्जने का कि रन ऑफ रिवर ये होता है कि नदी के जल प्रवाह में स्वीडन और नॉर्वे में एक पुल से एक कोई उपकरण बता रहा है जो डाल दिया जाता है नीचे नदी बहती रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, बिजली पैदा होती है। तो मैंने कहा यहाँ पर इन्होंने रन ऑफ रिवर का कौन सा ये कर दिया श्रीनगर के रन ऑफ रिवर भर्जना 330 मेगावाट आप ही देख क्या जो स्पोर्ट की लेवल बन रही है उसने भाई साहब बन पाई 40-40 किलोमीटर लंबी चीजें बनेगी और वो रन ऑफ रिवर है इसको मेरे को बनाना दुनिया किस देश के लोग पढ़े पहाड़ के नहीं होंगे पढ़े लिखे तो जो हमारे वो तो पढ़े लिखे हैं वो तो बताएंगे पहाड़ के लोग बता रहे ना आपने फाटा हमारे लोगों को इतना जेल में डाल दिया वो जनसुनवाई के नाम कर रहे हैं मुद्दे मुद्दे में लगा रहे हैं। इसलिए मित्रों अगर हिमालय को बचाना है तो हिमालय को बचाने के लिए वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स गंगा टास्क फोर्स पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। वहाँ पे जो रोजगार योजना के जरिए प्रधानमंत्री उनका उपयोग बाकी लोगों के अनुसार होना चाहिए। वो लोग अपने हिसाब से योजनाएं बनाएंगे, ये नहीं कि आप जबरदस्ती इसका शुरू करें। और चौथी बात ये जो आपदा का पैसा है राष्ट्रीय आपदा इसको इसे नहीं करने देगी गवर्नमेंट कि राष्ट्रीय आपदा में लूट खसोट नहीं होगी, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं आएगा या जो उसके ठेकेदार है उनको नहीं मिलेगा। मतलब जो राष्ट्रीय आपदा होगी उसमें पूरे देश की निगरानी थी, इसलिए उसको राष्ट्रीय आपदा रूप से नहीं कहा जा रहा है। इसलिए इसकी मांग होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा को गोल मिल दिया जाए। तो जैसे बता दीजिए हम ये भी चाहते थे कि यहाँ से हम एक कोई रास्ता लेकर के निकले, हमने इसके बाद आगे क्या करना है उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। उर्मिलेश भट्ट सबसे पहले मैं सुवर्णा इंडिया को नमन करती हूँ और यहाँ आए तमाम पहाड़ के जो हमारे बचाव और हमारे बचाव की इन तमाम लोगों को नमन करता हूँ। उनकी जो चिंताएं हैं उन चिंताओं से मैं भी वाकिया रखता हूँ। मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करना चाहता हूँ कि जो विषय ये है इसका कि पहाड़ में आपदाएं कारण और निदान, मैं सीधा इस टॉपिक पर आना चाहूँगा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं डिपार्टमेंट जैसे मैं वेदर करता हूँ अपने यहाँ, तो वेदर क्या होता है कि वेदर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो हमको एक नक्शा देते हैं और अपने कंप्यूटर पर रखते हैं देखो ये है यहाँ बूंदाबांदी होगी, यहाँ छींटाकसी होगी, यहाँ भारी बारिश होगी, ये जो बारिश है यहाँ पे थोड़ा सा ये पुराना जो वहाँ पर अटका हुआ मानसून है यहाँ तक आएगा, ये मतलब स्टेप्स हमको समझाते हैं और यहाँ एक चेतावनी हमको देते हैं। वही चेतावनी सारे चैनल या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या तमाम जगह हो करते हैं। उससे आपदा जो प्रबंधन विभाग होता है वो भी थोड़ा सा जागरूक होता है कि लिहाजा मेरे क्षेत्र के लिए कहा है मुझे भी जागरूक होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसकी कॉपी केवल एक चैनल के पास जाती है, एक प्रिंट मीडिया के पास जाती है, उसकी कॉपी बाकायदा सरकार के पास सर्कुलेट होती है तमाम डिपार्टमेंटों में। जो डिपार्टमेंट उससे वाकिया रखते हैं वहां तक उसकी कॉपियां प्रत्येक दिन के मौसम की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपदा का जो कारण है उस कारण में हम अपनी तरफ से ही शुरू करें, क्योंकि एक उंगली अगर दूसरी तरफ उठती है तो 3 उंगलियां मेरी तरफ दे रहती हैं। अगर हम पुराने गांवों को देखें और आज के गांवों को देखें, कर्णप्रयाग कभी इतना बड़ा नहीं था जो बहा, सोनप्रयाग कभी इतना बड़ा नहीं था जो बहा, है ना। जब मैं 18 साल पहले केदारनाथ गया था तो मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ जी, हम 3-4 लोग केदारनाथ गए थे और मेरे पिताजी ने कहा बेटा यहाँ नहीं रुकना है, हमें नाइट छोड़ के लिए सोनप्रयाग से आगे पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर रहने की बहुत कम व्यवस्था थी, बहुत कम व्यवस्था थी। लिहाजा एक छोटी मोटी धर्मशालाएं वहाँ पे थी, थोड़ा सा रिंगाल में जो चमोली जी कह रहे थे कुछ उस तरह की व्यवस्था थी, तो हम लोग सीधा रहने के लिए गौरीकुंड से आगे गए। लेकिन जब मैं 3 साल पहले वहाँ गया तो वो स्थिति थी कि रात में 9 बजे वहाँ बोर्ड
सचमुच फट गई तो पूरा ऋषिकेश तक तबाह हो सकता था। लिहाजा बहुत धीरे से शुरू से धीरे हुई। हमारे प्रशासन ने तभी नहीं जिताया। एसडीएम सिर्फ श्रीनगर के जो लोअर श्रीनगर है वहां जाता है, फौरी तौर पर कहता है आज मैं तुमको बताने आ गया हूँ कि ऊपर जो है झील बन गई है और कल सुबह तुम्हारे डेड बॉडी निकालना हूँ। हमारे अधिकारियों का ये रोल हमारे साथ उस समय था। प्रशासन ने 98 बात आपको बताया जब मुख्यमंत्री मंत्री से ऊपर जो है झील बन गई। लिहाजा हमारे यहाँ अब पहले से ये स्थितियाँ चल रही थी। दूसरी बात, अगर कारण की बात, आपदाओं के कारण की बात करें, हमारे यहाँ तो वन पंचायतें थी। उन वन पंचायतों को क्या हुआ? आज कितने वन पंचायतें हमारे पास? अगर देखें तो हमारे यहाँ मखदूम मठ के पास सबसे बड़ी वन पंचायत है। अगर ये वन पंचायत देखिए आप, जो तुंगनाथ पर पूरी बेल्ट है आपको मंडल तक जाती है, वहाँ कोई भी लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। जबकि चंद्रशिलापुरी वो है वहाँ लैंडस्लाइडिंग हो सकती थी, वहाँ भी बहुत जबरदस्त बारिश होती है, लेकिन वहाँ गोल जंगल है, उस जंगल के कारण वहाँ नहीं हुआ। गौरीकुंड, लमगोंडी जो भाई साहब कह रहे थे घर के घर तबाह हो गए हैं, हम लोगों का व्यवसाय था वो। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आज ऐसा कम से कम 7-8 ब्लॉक ऐसे हैं जिस ब्लॉक से कम 20-20 लोग मिसिंग हैं। चाहे वो अगस्तपुरी ब्लॉक तो है ही, जखोली ब्लॉक हुआ, ओखली ब्लॉक हुआ, उखीमठ ब्लॉक हुआ, आपका इधर हमारा ये घनसाली वाला साइड है उधर से हुआ, क्योंकि सारे लोग वहाँ डंडी कंडी खच्चर अरारा खाना तमाम चीज़ों के लिए मारे थे और हमारा कोई वहाँ बड़ा व्यवसाय नहीं होता था। लिहाजा हमारे ही लोगों ने दिल्ली में बैठ करके पैसे कमाने की अपनी जो लालसा होती है उस लालसा को बड़े तीव्र रखा और तमाम दिल्ली के धनाढ्यों को ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक की हाईवे की जमीन उनको दिखाई है ना, उनकी भी लाख टन की लालच की और हमारी सारी जमीन उन्हें खरीदी। क्या है 5 स्टार होटल वहाँ बनने शुरू हुए। हम तब भी कह रहे थे उन मित्रों के, भाई साहब मत बेचो इस जमीन को, वहाँ का सौदा मत करिए। वहाँ का अगर आप सचमुच इस दृष्टि से उसको देखते हैं इस सौदा को मत करिए, लेकिन नहीं, भवानी में आप चले जाइए, आप मुक्तेश्वर में चले जाइए, आप बिनसर चले जाइए। और भाई बिनसर के रहने वाले, जब कुछ समय पहले बिनसर गया था तो बिनसर में बहुत कम होटल थे, आज बिनसर में होटलों की कितनी स्थिति हो गई है। हमारे बगल में एक सांसद महोदय ने उसमें जो गार्मेंट पार्क हमारा है जहाँ नहीं होना चाहिए था, वो क्या खड़ी कर रखी है उस रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर है। आप कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन? तो हम लोगों की भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लोगों का भी इसमें योगदान है। दूसरी बात, जहाँ तक विधान की बात है, हम लोगों को निश्चित तरीके से इस बात को सोचना होगा कि किस तरीके से हमारी वन पंचायतें मजबूत हों, हम वन पंचायतों पर विशेष ध्यान दें, हमारा फॉरेस्ट किस तरीके से बचे, क्योंकि जो फॉरेस्ट है आज की डेट में मेजर जो जंगलात है हमारा उस सरकार ने ले लिया है, या तो पार्क के लिए लिया है या फिर स्कूल के लिए लिया है या हॉस्पिटल के नाम पे लिया है। हमारा तो खत्म हो गया फॉरेस्ट। हमारे पास सिर्फ अब सीड का जंगल बचा हुआ है जो लकड़ी सिर्फ लकड़ी के काम आता है, ना तो पानी के काम आता है, जैसे रावत जी कह रहे थे, न वो अपनी कुछ भी चीजें उसकी और नहीं हो सकती हैं। या जब पहाड़ जब खिसकता है तो पहाड़ खिसकाने को उसका नहीं बनाते हैं। और तीसरी बात, एक चीज और महत्वपूर्ण बात कर रहा था कि मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा था, मीडिया एक रिपोर्टिंग कर रहा था भाई साहब कि चाइना की ये साजिश है। भाई साहब चाइना की साजिश बद्रीनाथ में कैसे हो सकती? मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आप बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए हैं, लिहाजा आप इतनी बड़ी रिपोर्ट मत करिए वहाँ से चाइना की साजिश। ये साजिश हमारे लोगों की थी दिल्ली में, अब देहरादून में बैठे हुए हमारे जो आका है उन्हीं की साजिश थी। चाइना की साजिश कहाँ से आ जाएगी? और वेट डिपार्टमेंट ने आपको 3 दिन पहले चेता दिया था कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। अब वो ये नहीं कहते हैं, हमारे जो वेट डिपार्टमेंट के जो होते हैं साइंटिस्ट, वो ये नहीं कहते कि ये होने का भारी बारिश होगी। भारी बारिश में हो सकता है कि बादल फटे, हो सकता है कि केवल जो है 2-3 दिन तक झमाझम बारिश हो। इस तरीके से बारिश की कई तरीके से होती है। तो हमारे आंकड़ों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। एक आंकड़ा हमारे कह रहे थे ये थाली देवी को तो आपने ऊपर उठा दिया है, इसके कारण सारी चीजें हुई। भाई बाढ़ को आपने बनाए, वहाँ आप बाढ़ बनाने के लिए इतनी बड़ी रेडी दिल्ली में निकालते हैं, है ना, सारे लोगों को गाड़ी बस भर भर के दिल्ली में लाते हैं, तमाम उन नेताओं के चमचे और उनके सारे लोग जो है ना वो जंतर मंतर में भीड़ इकट्ठा करते हैं। उस दिन को आपको सोचना चाहिए भाई साहब, जो ये बांध बन रहे हैं, इन बांधों का कितना प्रलय होने वाला है उसका, है ना। वो अभी कह रहे थे कि आप तो केवल बिहार मेली की बात कर रहे हैं, आप धर्मा मेली की बात नहीं कर रहे हैं, आप घनसाली जो गुप्तु विलन वाला एरिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप इधर जखोली वाला जो एरिया उसकी नहीं, आप पिंडर मेली की बात नहीं कर रहे हैं। पिंडर मेली जो कह रहे थे भाई साहब, पिंडर मेली में जो नारायणनगर से आगे जो गाँव है हरमनी गाँव, वो पूरा गाँव नीचे नदी में आने की स्थिति में है, सड़क ही नहीं है वहाँ पे। लिहाजा कहीं ना कहीं तो हमने भी प्रकृति की बाढ़ किया है। और जैसे ही
बात है कि हम लोग ने तो क्लाइम कर दिया है। अब अतुल शर्मा की वो कविता मुझे याद आती है कि एयर कंडीशन में बैठे चिंता है मस्ती होगी, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन चिंताएं अगर नहीं होंगी आगे रास्ता भी नहीं बनेगा। रास्ता बनाने के लिए हमारे पास एक ही है कि हम अपनी पंचायतें मजबूत करें, हम अपने यहाँ फॉरेस्ट पे ध्यान दें और हम लोग मैक्सिमम लोग चले, लोगों के बीच में जागरूकता करें। ठीक है, हमारा रोजगार में कैसे हम उस रोजगार के रोजगार को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने की कमाई होती है, या 6 महीने के बाद हमारे पास कुछ भी छात्र मात्र नहीं है। हम बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा वहाँ के लोकल लोग आप देखिए क्या करता है, वहाँ का लोकल सिर्फ डंडी चलाता है, कंडी चलाता है, खच्चर चलाता है, बहुत छोटा सा एक छप्पर होता होगा जहाँ पर चाय पानी फूल भी देता है ना। तो अगर वो लोग उन लोगों को आप वहाँ से कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे ज्यादा हो गए, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है। इस बीच कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्टिंग की है, यहाँ के लोकल लोगों ने ये किया। आप सोनपरिया में जाइए, किसका होटल था भाई साहब जो बोला, सोनपरिया में किसका होटल था? आप जब रुद्रप्रयाग से आप आगे जाइए, एक बहुत बड़ा होटल बना हुआ है जो आरक्षी रावत जी के चुनाव प्रचार का केंद्र बना हुआ था। उस होटल का मैं भूल रहा हूँ, इतना बड़ा होटल है वो, इतना बड़ा होटल है वो कि वो अगर नदी में समाएगा 5 सितारा होटल, उसका तो नुकसान कहीं नहीं होगा। रुद्रप्रयाग में जो आबादी 20 साल पहले थी, उसके 4 गुना ज्यादा आबादी है, कर्णप्रयाग में 10 गुना ज्यादा आबादी है। कहीं ना कहीं हमारे छोटे मोटे लोग जो रोजगार में आए, उन्होंने अपना गांव छोड़ा, सड़क के किनारे आए, सड़क के किनारे जो दबाव बना उसका रिलेशन हमारे पास भी। तो हमें वहां बसाना है, तो हमें रोजगार के साथ साथ लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और प्रकृति के हिसाब से भी हमें चलना पड़ेगा। धन्यवाद भाई जी। अगर किसी औपचारिकता के सुनील ले लीजिए प्लीज, आप सरकार का भी पक्ष रख देंगे थोड़ा। अरे यार सरकार रहेगी थोड़ा सरकार के एजेंट होते हैं, तो देवेंद्र प्रताप की मीटिंग में लोग जाते हैं मुख्यमंत्री को मिलने, सबसे बड़ा एजेंट तो कौन है? मैं तो कहते थे परम आदरणीय स्वर्गीय ऋषि वल्लभ पंत जी पर सबसे पहले मैं उन्हें नमन करता हूँ। और आज हमारे बचाव हमारे बचाव पर जो आपने पहाड़ में आपदा कारण और निदान को कोशिश रखी है, उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। मैं भी काफी देर से लोगों की बातें सुन रहा हूँ, रावत जी के चमोली जी को सबसे ज्यादा तो जो इन्फॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग विचार हमारे आदरणीय चारों भाई के हैं, रावत जी के सुने। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य को हमने गठित किया था, इतने सालों के संघर्षों के बाद, आज से 12 वर्ष पूर्व, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था कि हम क्रिटिकल और इकोनॉमिक पावर को, हमारी जो प्लानिंग है उसको डिसेंट्रलाइज करें एट द लेवल ऑफ विलेजेस, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े रहने से हमें जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं नहीं मिल रही थी एक छोटे प्रदेश के रूप में, वो हमें मिल सके। और आज बड़े दुख के साथ आपको कहना पड़ता है कि 12 वर्ष हो गए, 12 वर्षों में कई सरकारें आ गई, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की रही। उत्तराखंड को पटल राज्य बनाने की बात करने वाले उत्तराखंड कैंसल भी भागीदार सरकारों में रहे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज राज्य को जो असल कॉन्सेप्ट था, जो असल अवधारणा थी कि हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को डिसेंट्रलाइज करके गांव और देहात तक पहुंचा सके, उसको हम आज पूरा नहीं कर पाए। और यही वजह है कि आज उत्तराखंड में जो पलायन का सिलसिला वर्षों तक चल रहा है, पिछले 50-60 सालों से, राज्य बनने के बाद बजाय रुकने के उसमें और मुसलसल तेजी है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू है जिसमें हमें बड़े गहराई से सोचना चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी सरकारें पिछले 12 वर्षों में आई हैं, विकास के नाम पर सबने बड़े बड़े बजट पास किए, स्पेशल पैकेज की बात हुई, स्पेशल पैकेज के नाम पे राज्य सरकारों को बहुत पैसा भी मिला, शेड्यूल 2 भी खुला, शेड्यूल 1 भी खुला, राज्य में बड़े बड़े पुल भी बने, सड़कें भी बनी, तिवारी के राज्य में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को नए नए आयाम मिले, जैसा कहा जाता है। और उत्तराखंड आज भी एजुकेशन के मामले में सबसे बड़ा डेस्टिनेशन था, बोलने के बावजूद गांव के देहातों में और गांव के भीतर आज हमारा जो वहाँ का नवयुग है
शिक्षा के अभाव में, क्वालिटी एजुकेशन के अभाव में, स्वास्थ्य फैसिलिटीज के न होने के अभाव में, क्रिटिकल इलनेस से अपने आप को उबारने में अक्षम पाने के अभाव में, और गांव और देहात लेवल पे इंडस्ट्रीज, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के न होने के अभाव में आज शहरों की तरफ मास एक्सोडस की शक्ति में बयान कर। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है जो राज्य बनने की अवधारणा को सीधे तौर पर खटाई में डालता है, उस पर जबरदस्त तमाचा मारता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट शब्द जितना ज्यादा अपने आप में डिजास्टर से उत्तराखंड के मामले में लागू हुआ, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में कहीं भी नहीं होगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट के विभाग से मंत्री हैं आज यशपाल आर्य, डिजास्टर के नाम पर अगर डिजास्टर की कोई स्पेलिंग बोल रहे हैं तो मुझे ये कोई अतिशयोक्ति नहीं को बोल पाए। बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी आपदा होने की खबर मौसम विभाग के द्वारा, IMD के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को मिलने के बावजूद भी 18 करोड़ रुपए का जो उनका बजट है वो आज भी डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन नाम पे खर्च कर दिया गया है, जबकि पिछले कई वर्षों में एक मीटिंग नहीं बुलाई गई। और हम उनसे अपेक्षा रखें कि डिजास्टर के नाम पे खबर मिलने के बाद ये उत्तराखंड में होने वाली आपदाओं से बचने के रास्ते सुनेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके लिए हमें जनता को भी दुर्भाग्य कहना पड़ेगा कि वही जनता है जो एक सवाल उत्तराखंड प्रथम राज्य के बनने का है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और विकास से जुड़ी तमाम शक्तियों के भी केंद्रीकरण का है। पिछले 12 वर्षों में राज्य सरकारें जिस पर कुछ नहीं कर पाई। और दूसरा सवाल आपदा का है जिससे आज हम समझते हैं। मैंने माननीय चारू तिवारी जी के विचार सुने और मैं कई दिनों से उनसे बात करते आऊँ, मैं उनकी हर बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हालांकि मैं उनके बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, उनका 1% भी नहीं, लेकिन ये बात सही है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है। हिमालय पूरे दुनिया को बचाता है। हिमालय पूरे दुनिया की पर्यावरण रक्षा करता है। हिमालय एनवायरमेंट जहाँ करते हैं, हिमालय से ही हम लोग देश, राष्ट्र और दुनिया को बचाते हैं, तो हो रहा नहीं। लेकिन ये बात सही है कि जब उस हिमालय में रहने वाले लोग ही नहीं बचेंगे, उनका अस्तित्व भी खतरे में रहेगा, उन्हें सुख सुविधाएं शासन प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं होंगी, और आपदा आने पर शिकार होने के बाद जब उन्हें बचा नहीं सकेंगे तो बेकार है हमें हवाले करना होगा। उत्तराखंड में आज बादल फटा, जैसा चारू भाई ने बताया 11 किलोमीटर का बादल फटा, टनों के हिसाब से पानी गिरा, सरोवर में पानी और पड़ा। केदार खंड में पहाड़ टूटे, पहाड़ों में स्प्लैश हुआ, पानी ने धारा बदला, अब पूरी पूरा वजह। क्या ये बात सही नहीं है कि आज से 20-22 वर्ष पहले हमारे देश के सीस्मोलॉजिस्ट बड़े बड़े उन्होंने ये खबर दी थी राज्य और केंद्र सरकारों को कि इस तरह की आपदा आने वाले समय में कभी भी आ सकती है, और केदार घाटी के आसपास, खासकर केदारनाथ मंदिर के आसपास किसी भी तरह की कोई ऐसी आबादी नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसी नेचुरल कैलेमिटी कभी होती है तो पूरी आबादी रह जाएगी और यहाँ एक आदमी नहीं बचेगा। और उन्होंने जिस स्थान को सुझाया उसके पास किलोमीटर आगे आज इस आपदा के बाद वो स्थान पूरी तरह सुरक्षित। कहाँ गया हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, कहाँ गया हमारा IMD, कहाँ गई हमारी सरकार की सोच, कहाँ गई हमारे प्रदेश और राज्य सरकारों की सोच और केंद्र सरकार की सोच। और सवाल ये है कि हमें प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदा को झेलने के बाद अपने आप को बचाने के लिए स्वयं कमर कसने को पड़ा होना पड़ेगा। आज तो दुर्भाग्य की बात है कि हम बड़े बांधों की बात करते हैं। मैं भी कुछ समय पहले ये बात सोचता था कि पहाड़ में अगर बांध नहीं बनेंगे, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, पहाड़ का विकास कैसे होगा? अगर हम बुराई ही करते रहे, हर बार हम क्रिटिसिज्म भी करते रहेंगे तो आखिर पहाड़ जंगल ही रह जाएगा। लेकिन आज मेरी बात मुझे समझ आ रही है, चारू भाई की बात और सबकी बात, इस आपदा के बाद, कि वास्तव में पहाड़ में विकास के नाम पर जो बड़े बांधों के मार्फत भ्रष्ट नेता
भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट अधिपति और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स आपसी गठजोड़ करके पहाड़ों को बेचने की जो साजिश करते हैं। जाहिर बात है कि पूरा पहाड़ से तबाह हो गया। आज अभी आज तक मैंने देख रहा था 2 लाख डायनामाइट्स फटे, मतलब ब्लास्ट किए इन्होंने पहाड़ में सड़कें बनाने के लिए, 2 लाख डायनामाइट्स। और इसी तरीके से अगर पहाड़ में डायनामाइट्स फटते रहे और अनसाइंटिफिक इरेगुलर डेवलपमेंट के नाम पर इस तरह के काम होते हैं, तो जाहिर बात है कि इस तरह की आपदा आने के बाद पहाड़ का बचना तो तय है ही, पहाड़ का बर्बाद होना 100% सुनिश्चित है। आज पहाड़ में 247 किलोमीटर टनल स्थिति वाली पहाड़ 300-400 किलोमीटर पहाड़ का और टनल नहीं है, 700 किलोमीटर 2 लाख डायनामाइट से ब्लास्ट हो चुके हैं, जो पहाड़ों को न सिर्फ जर्जर खोखला बना रहे हैं करने से, बल्कि जो पहाड़ों का जो नदियों के बेस होते हैं उनमें इरोजन पैदा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। आज जब बाढ़ आती है क्या कारण बिल्डिंग बनती है, जर्जर हुए पहाड़ जो नीचे से बेड भी इरोज हो जाते हैं और वहां बिल्डिंग हो जाती है। यही जो बड़े पहाड़ है जो डायनामाइट एक्सप्लोजन के बाद जिनमें जो हॉल हो जाते हैं, जब बरसात आती है तो उनमें पानी भरता है, पानी भरने के बाद पूरे का पूरा मलबा जो है लैंडस्लाइड की शक्ल में सड़कों में आता है, जो हम अक्सर लैंडस्लाइड के रूप में अक्सर देखते हैं इस आपदा के अलावा। तो मेरा कहना और मानना यही है, सोचना भी यही है कि पहाड़ में बड़े वाहनों पर इमीडिएट तौर फौरी तौर पर रोक लगनी चाहिए। पहाड़ की प्रकृति, पहाड़ की संपदा, पहाड़ के रास्ते जो अभी तक बने रहे आगे, उनका कंस्ट्रक्शन खास तौर से जो रिलीजियस प्लेसेस के आसपास नहीं होना चाहिए। हमें रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ट्रैकिंग के माध्यम से, पैदल चलने के माध्यम से या कच्चे रास्ते के माध्यम से भगवानों के दर्शन करने की और वास्तव में अपनी श्रद्धा का प्रतीक भगवानों को मानने के लिए पैदल यात्रा करनी चाहिए। या फिर सरकार ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करे जो वैष्णो देवी के पैरामीटर्स पे पहाड़ों में हो सके, जिसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे वो मंदिर में पुजारियों को लेकर के हो और चाहे वो लोगों को सुविधाएं देने के सवाल पर गंतव्य स्थान से रिलीजियस स्पॉट तक पहुंचने के लिए सड़कों के माध्यम से। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा आज पहाड़ में पहाड़ में जिस बड़े पैमाने पर आज टूरिज्म के नाम पर हजारों हजार गाड़ियां रोज पहाड़ में जाती हैं, हजारों हजार गाड़ियां रोज पहाड़ में जाती है और जो उनसे धुआं निकलता है, क्या हमारी तवज्जो खराब नहीं कर रहा? क्या हमारे एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस नहीं कर रहा? उनमें से जो डीजल निकलता है, उनमें से जो गैस निकलती है, उनमें से जो केमिकलाइजेशन होता है, वो क्या वातावरण को नहीं कर रहा? इसके अलावा जो कावड़ लेके करोड़ों लोग आते हैं, गौमूत्र आते हैं, नहाते हैं, धोते, अपना कच्चा बल्टी में लेके चले जाते हैं, प्लास्टिक की इतनी छोटी बोतलें लेके चले जाते हैं, तो हजारों हजार टन प्लास्टिक की बोतल, गंदे कपड़े और जितना भी पॉल्यूटेंट होता है हम पहाड़ को छोड़ते जा रहे हैं और शहरों में ले जा रहे हैं। तो पहाड़ कैसे बचेंगे? अगर पहाड़ को बचाना है, पहाड़ के इकोलॉजी को बचाना है, पहाड़ के एनवायरनमेंट को बचाना है, पहाड़ के विकास को सुरक्षित करना है, तो भैया सीधी सी बात है, हमें अपने व्यवहार में थामना होगा और सरकारों के साथ साथ हमें ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि विभिन्न एनजीओ जिनपे रावत जी ने सही उंगली उठाई, अक्सर खाते हैं और पैसे खाने का काम नहीं करते, उनको भी कमर कसनी होगी, पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ सरकार के साथ मिल करके, सरकार को हिला करके, सरकार के खिलाफ कानून पैदा करके वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करनी होगी कि हम अपने पहाड़ को सही अव्वल बचा पाए। आज जरूरत इस बात की है कि जो आपदा के घटना हुई है, उत्तराखंड में हुई है, उससे हमें सबक लेना होगा, हमें उससे लेसन सीखने होंगे और आने वाले समय में इस बात की पुनरावृत्ति ना हो, उन पर बहुत गहराई से नजर टिकानी होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में जितने बुद्धिस्ट भी आज चारों तिवारी जैसे लोग, उपेंद्र रावत जैसे लोग, देव सिंह रावत जैसे लोग, गुंजाल जैसे लोग और तमाम आप जैसे घोष साहब जैसे लोग जो आज गोविंद सिंह भाई चमोली जैसे लोग जो आज जुस्तजू में लगे हैं, इसके खिलाफ माहौल पैदा कर रहे हैं, पहाड़ में जो आपदा हुई है और इसके खिलाफ जो सरकारों का ढूंढ रवैया रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम पूरी मुस्तैदी शक्ति के साथ ऐसे आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह एक समय आएगा जब सरकारों को आने लगेगी और इन आपदाओं से हमें राहत मिल सकेगी। ज़्यादा कुछ न कहकर मैं इतना ही कहूँगा।
कि हमें पुनः ये कमर कस के आने वाले समय में ऐसे सेमिनार बड़े से बड़े पैमाने पर ज़्यादा संख्या में करने की, ताकि लोग मोबिलाइजेशन जो है जनता को इस तरफ उठा सकें। जय हिंद। शर्मा जी उठने उससे पहले मैं डॉक्टर मोहन 2 मिनट में बात कर सकते हैं। आज सभी डिस्ट्रिक्ट सुविधा जी की सेक्रेटरी खोलने के लिए मैं उनको मेरा तो बस 2 लाइन में है। आपदा का कारण पहाड़ विरोधी और जन विरोधी नीतियाँ और उसका निदान इन नीति बनाने वाले लोगों के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर राजनीतिक, सांस्कृतिक और पूरे एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ा होना, यही एक कारण है। और अपनी बात को खत्म करूँगा इसे लेकर के 4 लाइन पढ़ी थी मैंने कि कोई है खफा यहाँ, कोई है बेवफा यहाँ, कोई है खफा यहाँ, कोई है बेवफा यहाँ, हर कोई जीता है अपने लिए, हर कोई देखता है नफा यहाँ। हमारे पहाड़ में हर कोई अपना नफा देख रहा है और इन नफा देखने वाले लोगों की तरफ जो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे दैविक आपदा है, वो भोलेनाथ भी अपना देहरादून से लेके जनपद लाइन और जनपद लाइन से अशोका लाइन की तरफ अपना एक तरीके से बोलते हैं, तब उनको पता चलेगा कि आपदा क्या होती है। मैं अपनी बात करी चाहूँगा कि अब अटल बिहारी शर्मा जी जो सारे मामले पर पिछले कई वर्षों से लगातार हिमालय नदियाँ और वहीं के लिए पूरे हिंदुस्तान की नदियों पर काम कर रहे हैं, हिमालय पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। अटल बिहारी शर्मा जी अपनी बात को सामने रखें। समय भी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बातें आप लोगों ने कह दी हैं, इसलिए बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, मोटे मोटी 2-4 बातें। एक थी जो बार बार हमारे दोस्त ने भी कही, रावत जी ने, कि सेना है ना उनको विश्लेषण का काम है वो कर रहे हैं। कह रहे भाई 6 दिन तक सेना को बुलाया ही नहीं गया और ये सेना का काम नहीं, आप प्रशासन चलाते हैं, आपके प्रांत की विशेष स्थिति है, उसके लिए आपके पास पैसा भी है, आपने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की सिवाय माल खाने के अलावा। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रोधा रहे हैं, उनसे क्षमा सहित जो आपने कल्पना की थी उससे उलट हुआ। पहाड़ में माफिया राज हो गया। उसके बाद जो वहाँ पे एमएलए हैं या नीचे वो लोग हैं, वो सब लोग ठेकेदार, दलाल और इस किस्म के लोग जिन्होंने जंगल काटे, पहाड़ तोड़े, ये लोग वहाँ पर जाकर बैठ गए। मैं पिछले साल जब ये दवाई आई थी चुखोटिया की तरफ गया था, उसके आगे बाजार में दारू का माफिया, आपको जानते हो, बाजार का नाम भूल गया, उन्होंने भाइयों को ही मारा एक दूसरे को। वहाँ पे भी उन्होंने देखा तो उनका अपना है कितना मोटा, एक कम से कम 6 फुट व्यास का बड़ा पेड़ उधर जल रहा था। ठंडी करने के लिए लोग जो चाय पीने आते हैं 15 रुपए की चाय उनके यहाँ है, उनको बोतल करके। तो ये सब जो चीजें हैं उसको आप देखिए। तो अभी तुरंत उस दिन की जो घटना है जिस पर ये लोग बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रकृति को कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये उसका प्रकृति का अपना तरीका है, ये उसका अपना प्रवाह है, वो ऐसे ही करती है। तो उसको आप किस लिए दोष देते हैं? हमारी कितनी तैयारी थी और उसने हमारे जो अपराध हैं उससे उसको बढ़ाया इस आपदा। इससे बड़ा कोई क्रिमिनल चीज नहीं हो सकती कि आज 16वां दिन है और वहां पर शव सड़ रहे हैं। एक संस्कृति जो शवों का सम्मान करने की बात करती है, वहां पर शवों का कोई संस्कार करने की बात आज तक सम्मान के साथ हुई नहीं है। इससे बड़ी निर्लज्जता की बात हो नहीं सकती। और वो निर्लज्ज मुख्यमंत्री वो अभी से दलाली में लग गया है। जैसे आप लोगों ने बोला टिहरी बचाओ, जाराबाद बनने चाहिए, रन ऑफ द रिवर बनने चाहिए। रन ऑफ द रिवर का भी जो है सब आप लोग जानते हैं क्या ड्रामेबाजी। तो ये सारी चीजों को आपको देखना चाहिए। अभी जो हमारे सामने जो मैंने कहा कि सबों के दाह संस्कार सम्मान के साथ हो, उससे भी बड़ी बात है जो लोग नहीं मिले हैं उनके परिवारों के
जो लोग हैं उनके मनों में क्या बीत रही है, उनके मनों को कैसे शांत किया जाए, उनको कैसे किया जाए, ये एक बड़ी बात है। मीडिया ने जो एक अनास्थावादी मीडिया है या बाजार के उसने पहाड़ को कहीं न कहीं बदनाम करने की भी कोशिश की। 2-4 घटनाएं हुई होंगी जहाँ पर किसी ने उंगली निकाल ली, अंगूठी निकाल ली या कुछ 100 रुपए का 200 रुपए की चीज बेची, उसको बार-बार दिखा रहे। पर वो जो एक गाँव में 15-20 परिवार रहते हैं, उन्होंने 500 लोगों को 6 दिन खाना खिलाया, उसके बाद ये मीडिया किसी को नहीं बता रहा। वहाँ के जो पहाड़ के लोगों की उदारता है, उस उदारता की बात ये मीडिया नहीं कर रहा, क्योंकि ये चाहता है कि पहाड़ खाली हो जाए और इसको लूट की छूट मिल जाए बाजार। तो इसीलिए दोस्तों चुनौती बड़ी है, हमको अपनी संस्कृति और उसकी बात भी इसमें करनी है। दूसरा जो बड़ी बात है, 1500 गाँव की बात होगी, पर अभी के इसमें भी 200 से 400 गाँव ऐसे हैं जो पूरा अलग थलग पड़ गए हैं। ये खाली केदार घाटी और ये घाटी 4 गाँव है, ये तो हमारे सामने आ रहा है। पर कोई ऐसी घाटी, छोटी मोटी घाटी नहीं बची जिसमें 14 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में आपदा नहीं हुई है। जगनपुर घाटी हो, दुर्गम घाटी हो, उस तरफ अल्मोड़ा की तरफ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप सब जगह बड़े पैमाने पे विनाश हुआ है। तो स्थानीय लोग आज भी फंसे हुए हैं और बेशर्मी के साथ वहाँ का, कल किसी का मैं बयान सुन रहा था एक ऑफिसर का, वो कह रहा उन लोगों को नीचे आना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी जा सकते हैं कहने के लिए खाना। तो उसमें डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, तो कम से कम इसको ऐसा करना चाहिए, आप नहीं पहुँचा सकते तो एक सेंट्रलाइज जगह में उन लोगों को तत्कालिक रूप से अस्थायी तौर पर आप आके बसाओ, जहाँ पर आप उनको राशन दे सकते हो। क्योंकि ये अभी मानसून के पहले का घटना है। जितना थोड़ा बहुत मैं बाढ़ को जानता हूँ, अभी सितंबर से पहले तक कोई छूटा इससे मिलने वाली नहीं है। जो हालत हमने पहाड़ की कर दी है, खोद कर बम लगाकर, उससे पहाड़ गिरने ही वाले हैं, दरकने वाले हैं, तो और लोग ज्यादा फंसेंगे। और जो आपदा प्रबंधन है उसका कोई प्रबंध तो है नहीं। मौसम विभाग ने अपनी भूमिका से आगे जाकर, वो मौसम विभाग का काम नहीं है बताने का कि आप 4 बार की यात्रा तो रोक दो, ये उनका काम नहीं है। फिर भी उन्होंने लिखा स्थानीय स्थिति को देखते हुए। निश्चित रूप से दूसरा जो लोग बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब की, ये भी भटकाने वाली बात है। मोटे तौर पर चंदा भी इकट्ठा करते हैं, टोल लेते हैं कहीं जगह, उनको नहीं पता कितने वाहन उतर रहे हैं, सब पता है, सब पता है, हमको बताना नहीं चाहते। 30,000 लोग किसी में क्या, उससे भी ज्यादा लोग मरते। जितने लोग वहाँ मरे दफ्तर आपदा से, उनका दुख नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा दुख पहाड़ के लोगों का ये है कि उनके सामने भूख में, प्यास से लोग मर गए। एक गांव के लोग बता रहे थे कि वहाँ गए तो गांव के लोगों का हाथ जोड़ करके आप यहाँ से चले जाइए, और यहाँ से चले इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते, उनके पास उतना खाना नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि हमारे दरवाजे के सामने दम तोड़े। पर उसको मीडिया ने दूसरी तरह का लोग भगा रहे थे। वो भगा इसलिए रहे थे जैसे राजस्थान में जब सूखा पड़ता है, आखिरी दिन तक पशु पक्षी सबका भी दाना बांटते थे, वो भी खत्म हो जाता है। वो लोग अपनी गाय की पूजा करते हैं, पूजा खोल देते हैं कि अब तुम जानो और हमारा काम जाने, हमारे दरवाजे पर मत मारो। तो ये जो सारी स्थितियां हैं उनको समझने की जरूरत है। दूसरा ये जो पहाड़ की बदनामी की बात मैंने जो आपको की, तो ये जो घटना है उसको अच्छे से समझने की जरूरत है। वो मेरी बात 4 साल से वो नहीं समझ पाई, हम लोगों को मिलकर समझने की बात है। वो जो पूरा ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर टूटा है, और ये जो डिस्कवरी चैनल आता है पिछले 1.5-2 साल से, उससे पहले भी दिखा रहा था कि हिमालय के पहाड़ में, खास करके केदार घाटी और उसके आसपास बड़े पैमाने पर ग्लेशियर टूट सकते हैं और उससे आपदा होगी। इन लोगों के पट्टों को नहीं पता था, वहाँ पे उनको पता है। जब वहाँ पर यात्रा हो रही है, आपदा प्रबंधन है, आपका आपदा प्रबंधन का जो जिम्मेवार आदमी है सेक्रेटरी, पहाड़ का ही आदमी है, वो मैदान का ऑफिसर नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि हमको सैटेलाइट इमेज इसरो ने नहीं दी। अरे भाई मूर्ख, इसरो मूर्ख दे या नहीं दे तुमको तो पता है ना, तुम लोग क्यों नहीं लोगों को सुरक्षित जगह पर ले गए या बता सके। कुल मिला के
असलियत में 20 तारीख तक भी इनको दुर्घटना की भयावहता का पता नहीं था। 21 तारीख को जब हल्ला मचने लगा, फेसबुक पर दूसरी जगह लोग सक्रिय हुए, तब इन्होंने रिक्वेस्ट की आर्मी को। मुझको पता नहीं, वहाँ के स्थानीय लोग बता सकते हैं कि शुरू में वो जो दामाद है, दामाद की कंपनी के हेलीकॉप्टर हायर किए गए जो 1-2 लोग इनको ला सकते हैं लोग को निकालने के लिए। तो इन मूर्खों को यह भी नहीं पता था कितने बड़े पैमाने पर आपदा है। और पता इनको सब था, पर ये उसको मानने को तैयार नहीं है। और उससे बड़ी बात है जो मैंने कहा कि लड़े कोई और कब्जा किसी ने कर दिया। ये आदमी जो जिंदगी भर इलाहाबाद में रहा, ये आदमी जो एक मजिस्ट्रेट है, इससे बड़े मजिस्ट्रेट से ज्यादा बड़ी बुद्धि इसके पास नहीं है। और ये बिल्कुल नेता होने के काबिल आदमी नहीं है। इसको वहां की जनता के साथ कोई एहसास नहीं है। ये क्या बोल रहा है? मजिस्ट्रेट का काम क्या है? एविडेंस है। अब एविडेंस तो तुम पहले उसके पास लाके दो कि 60 लाख लोग मर गए या 25,000 लोग मर गए, तब वो कह गए मर गए या वहां पर आपदा हुई है। तो ये जो मजिस्ट्रेटी दिमाग है वो उसको नहीं सोच सकता। उसको एक क्षण भी वहां के लोगों को रहने देना नहीं चाहिए। ये चाहे भूख हड़ताल करे, कुछ भी करे, ये सबसे बड़ा बात है कि एक नरसंस हत्यारा वहां पर एक दिन भी रहे। ये हत्या से मतलब नरसंस हत्या से बड़ा मोदी को तो कह रहे, मोदी से बड़ी हत्या ये जो इन लोगों ने की, 25-50 हजार लोग मार दिए, तो ये मोदी से बड़े हत्यारे हैं। वो 2000 लोगों को मारने वाले थे तुलना में ये। और उसने कम से कम उनको दफन करने की इजाजत दी। यहाँ आज तक दफन नहीं मिला उनको 15 दिनों में। तो दोस्तों, दुख और दर्द तो बहुत है और क्योंकि समय नहीं है और आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको कहा, इस चीजों को सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब और मैं बात कर रहे थे और मैं जहाँ पर भी लिखा हूँ, देश भर से मेरे दोस्त लोग पूछ रहे थे, मैंने यही बात कही जो मेरे पुराने 2010 का और पिछले साल उत्तरकाशी का अनुभव है। मैंने दोस्तों को यही कहा, सामान इकट्ठा मत करो, अभी कोई वहाँ जा नहीं सकता, आप जाओ भी मत, क्योंकि आपको एडवेंचर करने के लिए उधर नहीं जाना है, आप मदद के लिए वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। खाने पीने का सामान इकट्ठा करूँगा। कैश यदि आपके पास है, कैश इकट्ठा करो, कैश से उसकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईमानदारी से विश्वास करना होगा किसी पर, क्योंकि अब यहाँ से आप थोड़ा 80 गंगा की घाटी में जाओगे, क्या सामान लेके जाओगे दिल्ली से? जितने का चावल आप यहाँ से लोगे उससे ज्यादा का ट्रांसपोर्ट लग जाएगा, उसको मिलेगा भी। और वहाँ का आसपास अभी भी मिलता है, थोड़ा पैसा आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। आप जितना पैसा ले लेंगे ना, आप अपना खाने के लिए भी लेके गए। तो इसलिए ये सब चीजें। दूसरा, डॉक्टर साहब और हम इस पर बात कर रहे थे, आप सब लोगों से भी एक पर्चा बनाकर इस पर बात करेंगे कि पहली बात तो ये होनी चाहिए जो हमने कहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भावनात्मक रूप से जो पूरे देश में लोग आहत हैं, उनके लोग खो गए हैं, उनको मालूम भी नहीं है जिंदा है या मर गए हैं, तो उनके जो आत्मा है, उनका जो मन है, उसको कैसे शांत किया जाए, उसके लिए कोई कर्मकांड क्या विश्वास करे या नहीं करे। पर ये ऐसा है तो कोई लोगों से, आचार्यों से पूछकर पहाड़ में या हरिद्वार में, गया जी में क्या कर सकते हैं, हमको इसके लिए दकियानूस या कोई सेकुलरवाद के विरुद्ध कह सकता है, पर ये बहुत जरूरत है। इसको अंग्रेजी वाले लोग साइकोसोशल केयर, साइकोलॉजिकल बात बोलेंगे तो डॉक्टर मंगाएंगे स्विट्जरलैंड से, तो वो नहीं। तो ये जो ऐसी चीजें जिससे लोगों का मन शांत हो और वो दोबारा से वहाँ जाए। वैसे भी बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा बाबा की कृपा है, उन्होंने रख लिया। पहले होता ही है, सब लोग पिंडदान करके जाते थे। तो वो लोग जो आस्थावान है, आस्थावानों की आस्था अभी भी बनी हुई है, इसलिए पहाड़ में वो लोग जाएंगे। और जो आस्थावान नहीं है, विजय बहुगुणा जैसे हत्यारे हैं, वो लोगों ने अभी नंदा राज यात्रा भी स्थगित कर दिया था। तो भैया उसको जो लोग जिंदा रहने वाले हैं, उनको तुम्हारा बाप खाना देगा क्या? देगा तो उसकी व्यवस्था क्या होगी बता। कल सुना था मैंने, नंदा
इलाज यात्रा में स्थगित कर दिया है उन्होंने। तो ये हो क्या रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो बेशर्मी के साथ आके कहता है बांध बनने से बच गया और बांध बनने चाहिए। और हिमालय डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हिमालय में क्या डेवलपमेंट करोगे? ऐसा नहीं, जब सरकार योजना नहीं कर पा रही है तो बेशर्म सरकार रोक क्यों रही है? 68 लोग चार धाम यात्रा में 1 महीने में मरे इस बार, ठंड लगने से, हार्ट अटैक से। शर्म नहीं आ रही गवर्नमेंट को? कहीं रोड पे दवाई एक पैरासिटामोल की दवाई कर रही है। यही हम कहते हैं। दूसरा जो मैं बात बोलते हैं, जो आपदा के जो दुकानदारी चली है हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से, यूएन के हिसाब से इसमें आपदा वगैरह का कुछ मतलब नहीं है। लोगों को धोखा देने की एक व्यवस्था है। सब पैसा हिसाब किताब चेक कर जाते हैं, जैसा लोगों ने कहा विज्ञापन देते हैं। जो सही बात कही मेरे साथी ने कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जो जानते हैं आपदा में, जैसे बिहार में जो स्थानीय लोग जानते हैं कि कैसे वास्तव पुल चचरी बना के लोग उतार सकते हैं, उनको उसमें कोई रोजगार नहीं मिलता क्योंकि उनका कोई चाचा मामा वहाँ पर है नहीं। यूएनडीपी में सारे लोग बिहार में किधर से आके भरे हुए हैं? उड़ीसा से। आपके पहाड़ में भी उड़ीसा से शायद होगी। 2010 में मैं गया था तब मैंने कोशिश की थी कि ये बात करें कि भाई पहाड़ के लिए आपदा प्रबंधन नीति अलग होगी और शहरों से बिल्कुल अलग होगी। यहाँ की समस्या अलग है, यहाँ तो हर दिन आपदा है, पर वो कोई सुनने वाला था भी, सबको हलवा पानी खाना है। तो ये कोई गलत बात कही हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ से उतना जुड़ा नहीं जितना आप लोग जुड़े हैं। आज की चर्चा के समापन की ओर साहब हैं, उससे पहले मैं वीरेंद्र गोगोई जी जो इसके एसपीडब्ल्यूडी के डायरेक्टर हैं हमारे बीच में चाहूँगा। करूँगा मतलब जो कच्छ में जो घटना हुआ और अभी यहाँ पे जो घटना हो रहा है, कच्छ में जो भूकंप हुआ था उस समय भी जैसे मान लो ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कच्छ के अंदर जो बेरोक माइनिंग हो रहे थे, कच्छ के अंदर जैसे बम ब्लास्ट ये माइनिंग के जो ब्लास्टिंग किया जा रहा है, कच्छ के अंदर जो पानी निकाला जा रहा है, तो उस समय भी ये बात होती है था कि जो प्राकृतिक एक वो होता है जो झटका आता है उसका शॉक ऑब्जर्वर्स जो था वो पानी था, वो मतलब वो सारे तो उन शॉक ऑब्जर्वर्स को आपने कमजोर कर दी एक तरफ, और फिर तो ये जो एक घटना जो है उसका थोड़ा तीव्र रूप लिया। दूसरी बात है कि सारी चर्चा मान लो इस ढंग से हुआ कि सारे घटना वगैरह, आखिर में जाके जो सोल्यूशन मान लो दो जगह पे दिख जाता है। एक तो जो है ना कि दुनिया भर के पैसे आए इस नाम पे, लेकिन वो पैसे क्या मतलब लोगों तक पहुँचा नहीं पहुँचा, उसमें सवाल। और दूसरा जो बात है कि जो उस घटना की जो विकल्प जो बताया जाता है, जैसे सुनामी का भी जो था कि बचने के लिए हमें बड़ा सा सीमेंट कॉन्क्रीट का, तो वो सोल्यूशन ऐसा है जिसमें ढेर सारे पैसे खर्च, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब सोल्यूशन कई तरीके का हो सकता है, लेकिन आखिर में जिस तरह की जो सरकार की जो नजर होता है कि इसमें ढेर सारा, चाहे वहाँ पे हम भी एनजीओ है, लेकिन चाहे एनजीओ या जो सारे जो है इसमें ढेर सारा खर्चा हो। अब जैसे उत्तराखंड की जब बात आएंगे तो उसमें कई बातें उसमें कि प्राकृतिक एक समस्या है, उस जगह की एक वो है खासियत, उसमें प्राकृतिक एक चलता है, लेकिन उसके ऊपर जो विकास किया गया है बेसिकली ये सारी चीज की जो प्रकृति का नियम जो है उसको नजरअंदाज करके आप सारी चीज कर रहे हैं। इस तरह जो मैं आगे पहले क्या बात हुआ उसको मैं ध्यान नहीं दिया, माफिया की बात कर रहे थे, तो ये जो पूरा माफिया जो कंट्रोल कर रहा है जमीन को, या जो पॉलिटिशियन
है सड़क की जो बात थी, जिसमें सारा पैसे उसी में फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे परवाह थोड़ी कर रहे हैं कि मतलब ना तो जनता की परवाह कर रहे हैं, ना जो प्रकृति का जो सारा वो है वो सिर्फ देख रहा है कि मुझे इस चीज से मैं बिजली निकालूं या मैं यहाँ टूरिज्म करूं, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, या जो बिजली निकालने के लिए जो डैम जिस तरह से बनाया जाता है, टूरिज्म के लिए